Good morning, students. I am डॉक्टर सरिता खंडेलवाल फ्रॉम जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है किसी भी रिएक्शन के लिए वो प्रायोगिक द्वारा ही मतलब एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड किया जा सकता है। थ्योरेटिकली हमें किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर की जानकारी नहीं मिलती है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर से तो ये समझ में आ गया जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में ये बात समझ में आ गई थी। आज के लेक्चर में हम वो मेथड्स देखेंगे कि जिससे कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वैल्यू होती है क्योंकि इसके द्वारा अभिक्रिया की मैकेनिज्म का पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि हमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है तो हम कंसंट्रेशन को किस दर से बढ़ाए कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता करने के बाद रिएक्शन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा कोशिश की गई और मेनली 4-5 मेथड्स ऐसे आए जिससे कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो इंटीग्रेशन और ट्रायल मेथड है। आपको इस मेथड को देख के समझ में आएगा कि ये ट्रायल मेथड क्यों कहलाता है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है उसमें समय समय पर एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का विश्लेषण करते हैं। मतलब जैसे रिएक्शन हो रही है, आपने 10 मिनट, आप जो टाइम यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसे 10-10 मिनट के अंतराल पे आप किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन याद कर लो या किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन याद कर लेते हैं। अब वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन याद करके हम टी, ए और एक्स के मान पता कर लेते हैं कि ये जो हमने समय निकाला उस पर अब रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन क्या है, उस आधार पे हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। टाइम हमें पता है। तो टी, ए, एक्स इनके मानों को रेट कांस्टेंट के मानों में रिप्लेस कर देते हैं। अब आपको पता है कि रेट कांस्टेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तीनों के लिए अलग अलग समीकरण आता है, अलग अलग इक्वेशन आती है, अलग अलग फॉर्मूला आता है। तो अब आप टी, ए और एक्स के मानों को फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इन तीनों ऑर्डर की रिएक्शंस में रख कर देखते हैं। जैसे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बाद वैल्यू आई, आपने 4-5 वैल्यू ले ली। अब आपके लिए आप देखते हैं कि किस ऑर्डर की रेट कांस्टेंट में वैल्यूज़ रखने पर आपको रेट कांस्टेंट स्टेबल मिल रहा है, उसकी एक फिक्स वैल्यू मिल रही है। क्योंकि उस आधार पे आप पता कर लेते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो बच्चों, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया क्योंकि आप रख रख कर देख रहे हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। बच्चों, अभी इसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे, वहाँ पे आपको ये बेटर समझ में आएगा। लैंग्वेज से ये इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। बस आपको ये समझना है अभी तक कि जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट का, ठीक है, उसमें आप टी, ए और एक्स की वैल्यू रखकर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। और जिस ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है 4-5 वैल्यूज रखने पर, तो वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल देखिए, अमोनियम साइनेट का यूरिया में परिवर्तन। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनता है। इसमें परिवर्तन का अध्ययन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। जो कि अमोनियम साइनेट की सांद्रता है 0 जो मिनट है उस पर अमोनियम साइनेट की सांद्रता क्या हो गई बच्चों? 0 मिनट पर अमोनियम साइनेट की सांद्रता है 0.0916। तो ये एक तरीके से वैल्यू किसकी आपको पता चल गई? ए की वैल्यू। ए की मतलब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। 45 मिनट पर कंसंट्रेशन आई, ए माइनस एक्स की वैल्यू आई 0.0740। तो ये जो 45 मिनट पे आया, अगर टाइम 45 मिनट है तो ए माइनस एक्स आपको पता चल गया। 72 मिनट पे ए माइनस एक्स 157 पे, तो ये जो वैल्यू है ए माइनस एक्स की है। ठीक है, ए की वैल्यू पता चल गई, ए माइनस एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू में से ये जो वैल्यू है इसमें से 45 मिनट पर हम अगर रिएक्शन इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इनका जो डिफरेंस होगा वो एक्स की वैल्यू होगी।
फिर अगर 72 मिनट हम टाइम लेते हैं तो इनका जो डिफरेंस होगा, इनकी सांद्रता का डिफरेंस होगा, वो एक्स की वैल्यू होगी। फिर 157 पे इनका डिफरेंस देख लेंगे। इसी तरह से ये डिफरेंस लेते जाते हैं कंसंट्रेशन का। ए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से ए माइनस एक्स जो हम निकाल रहे हैं उसको घटाते जाएंगे और हमारे को एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आपको ए की वैल्यू पता चल गई, ए माइनस एक्स की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू पता चल गई, टी की वैल्यू पता चल गई। ये आपने निकाल ली, ठीक है। अब इनकी वैल्यू का मान रखेंगे। अब देखो टी ए माइनस एक्स, एक्स पता चल गया, ए की वैल्यू फिक्स है 0.0916। अब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला रख ले और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला रख ले। अब आप 45 मिनट पर रेट कांस्टेंट निकाले फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए। ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट, और ये सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट 45 मिनट पे निकाल लिया, फिर 72 पे, फिर 157 पे, फिर 312 पे, फिर 600 मिनट पे। अब ये K1 की कई वैल्यूज़ मिली, K2 की कई वैल्यूज़ मिली। आपको पता है कि समय के हिसाब से और सांद्रता परिवर्तन से K की वैल्यू नहीं परिवर्तित होनी चाहिए। अब आप देखें कि किस में K की वैल्यू ज़्यादा कॉन्स्टेंट रही। इसके कंपैरिजन में जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट की कांस्टेंट की वैल्यू लगभग कांस्टेंट रही, क्योंकि यहाँ 0.0 फिर 0.02 हो गया, 0.05, यहाँ इस केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही है, जबकि सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ऊपर दी गई रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल से इंटीग्रेशन मेथड समझ में आया कि किस तरह से आप हिट एंड ट्रायल करके इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट में एक्स, ए माइनस एक्स और टी की वैल्यू रखकर आप रेट कांस्टेंट निकालते जाते हैं और देखते हैं कि किस कंडीशन में किस ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स आ रही है। तो जिसमें फिक्स आ रही है वही रिएक्शन की काइनेटिक्स होगी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। अब बच्चों हम दूसरा मेथड देखते हैं ऑर्डर के डिटर्मिनेशन का, जिसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ग्राफिकल मेथड जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। जब हमने फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की स्टडीज़ की थी तब हमने देखा था कि किस तरह से जैसे ए माइनस एक्स टाइम इनके बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे भी हम ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ऑर्डर का निर्धारण किया जाता है। आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूले आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि 3 फॉर्मूले हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बच्चों ये जो तीनों इक्वेशन है इससे ये पता चल रहा है कि टाइम और ए माइनस एक्स, या मतलब समय और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींच के हम है ना पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल कंडीशन ए, टी के बीच में और लॉग ए माइनस एक्स या लॉग 1/a माइनस एक्स के बीच में ग्राफ खींचने पर, मतलब आप ये देखिए कि टी और इस वाले फॉर्मूले को लीजिए, टी और लॉग 1/a माइनस एक्स या टी और लॉग a/a माइनस एक्स के बीच में ग्राफ खींचने पर अगर एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। ये लाइन पढ़िए, यदि टी का ग्राफ लॉग a माइनस एक्स या लॉग 1/a माइनस एक्स के साथ खींचने पर अगर सरल रेखा प्राप्त हो रही है तो अभिक्रिया की कोटि फर्स्ट ऑर्डर होगी। यदि टी का ग्राफ 1/a माइनस एक्स या 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो, या टी का ग्राफ जब हम लॉग a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स या लॉग b a माइनस एक्स a b माइनस एक्स के बीच में खींचे जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग हो, तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इस फॉर्मूले से समझिए, ये वाला फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। अगर टी और इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा प्राप्त होगी, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए देखिए, टी का ग्राफ 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर या 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a के
ए स्क्वायर के साथ खींचने पर अगर सरल रेखा प्राप्त होती है तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें सिंपल है ना, इस मेथड में क्या किया जाता है, टी मतलब समय, समय का ग्राफ जो है वो सांद्रता टर्म्स के साथ खींचा जाता है और सांद्रता टर्म वो ली जाती, अलग अलग सांद्रता टर्म ली जाती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। जिस ग्राफ जिसके साथ हम, जिस सांद्रता टर्म के साथ हम ग्राफ खींच रहे हैं और वो सरल रेखा प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब वही ऑर्डर फॉलो हो रहा है रिएक्शन में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से, वो आपने देखा। आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए और तीनों कंडीशंस, ये ए बी सी कंडीशन दे रखी है कि टी का ग्राफ इसके साथ खींचे और सरल रेखा प्राप्त हो गई तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। अब ये तो थी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। मान लो अननोन कोई nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो इसके लिए जो एक कॉमन फार्मूला निकल के आता है वो ये होता है। तो इसमें आपको फार्मूले में पता चल रहा है कि log dx अपॉन dt, लॉग, ये ग्राफ देखिए, log dx अपॉन dt और log a माइनस एक्स के बीच में अगर हमने ग्राफ खींचा तो जो स्लोप आया, ये स्लोप है ना, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता देता है। तो ये कॉमन फार्मूला हो गया किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो इस कॉमन फार्मूले के आधार पे भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। तो ग्राफिकल मेथड्स जो है उसको अगर मैं कंक्लूड करूँ, समराइज करूँ, तो ग्राफिकल मेथड है वो ग्राफ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का मेथड है। इसमें टाइम और सांद्रता टर्म्स के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। अगर जिस कंडीशन में आपको सरल रेखा मिल जाती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम करेंगे फ्रैक्शनल चेंज मेथड। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं जो कि फ्रैक्शनल चेंज मेथड होता है। बच्चों, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोई निश्चित परिवर्तन, जैसे फॉर एग्जांपल आप हाफ लाइफ से समझिए कि रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाए, उसमें लगने वाला समय प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। सेकेंड ऑर्डर के लिए वह समय प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो वह समय होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के की पावर 2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर मैं कॉमन एक फॉर्मूला निकालूं टाइम और सांद्रता के बीच में संबंध बताते हुए, तो ये फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि जो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो लगने वाला समय होता है वो सांद्रता के पावर n-1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेज पावर n-1। तो ये चीज़ हो गई कॉमन। अब मान लो हम अलग अलग टाइम पर बात कर रहे हैं तो T1 अगर T1 और T2 लें तो आप कर दीजिए, फॉर्मूले में रख दीजिए, T1 पे सांद्रता है A1, T2 पे सांद्रता है A2। तो ये 37, 38 आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। 37 में 38 का भाग देने पर आपको T1 और T2 का एक फॉर्मूला मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ आप लॉग ले लेंगे तो बन जाएगा log T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू n-1 log A2 अपॉन A1। इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आप इस तरह से n का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू रख सकते हैं। ये फॉर्मूले को आप अगर समझना चाहें तो आप ऐसे समझे कि मान लो जब हाफ लाइफ T1 है तो प्रारंभिक सांद्रता है A1 और हाफ लाइफ T2 है तो प्रारंभिक सांद्रता है A2। तो आप उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद कर सकते हैं आप अगर आपको T1, T2, A1, A2 का मान पता हो। तो ये है फॉर्मूला आपको रखना है, आपको T1, T2, A1, A2 पता करके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T है, हाफ लाइफ है, वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है, सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है। सेकेंड ऑर्डर के लिए सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है और थर्ड ऑर्डर के लिए सांद्रता की पावर 2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद कर सकते हैं। इसे निम्नलिखित एग्जाम्पल की सहायता से हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आप इस एग्जाम्पल को देखिए, आपको इस एग्जाम्पल को देखकर फ्रैक्शनल चेंज मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इसमें दिया हुआ है कि 303 केल्विन टेम्परेचर पर अमोनियम साइनेट यूरिया में बदल जाता है। इसके A1 जो है उसकी वैल्यू 0.1 मोल प्रति लीटर है, वह A2 की वैल्यू 0.2 मोल पर लीटर है। ठीक है, और इन्हीं के रिस्पेक्ट में इनकी हाफ लाइफ दे रखी है T1 और T2। T1 की वैल्यू दे रखी है 1152 मिनट और T2 की वैल्यू दे रखी है 568 मिनट। आपको A1, A2, T1, T2 की वैल्यू दे रखी है, आपको इनकी वैल्यू फॉर्मूले में रखनी है और n की वैल्यू निकालनी है। आपको दिख रहा है n का फॉर्मूला रख लिया, T1, T2, A1, A2 की वैल्यू रख दी और n निकाल लिया और n की वैल्यू आई लगभग 2। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है। तो आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स आप फ्रैक्शनल चेंज मेथड में निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इनिशियल रेट और वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, इससे किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। अब हम देखते हैं वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। इसमें जो डिफरेंशियल फार्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, उसका यूज़ हम करेंगे। मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बताया था डिफरेंशियल फार्मूला और इंटीग्रेशन फार्मूला। तो आप डिफरेंशियल फार्मूले को याद करिए। मान लो किसी रिएक्शन में सारे क्रियाकारकों की सांद्रता समान हो, जिसे कि हम C मोल पर लीटर रहते हैं, और रिएक्शन के जो ऑर्डर हो वो n हो, तो हम लिख सकते हैं रेट को किस तरह से, रेट इज इक्वल टू DC अपॉन dt माइनस DC अपॉन dt इज इक्वल टू KACN। तो KC की पावर n। अब मैं दोनों तरफ लॉग ले लेती हूँ। दोनों तरफ लॉग लेने पर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया कि क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता C है। मान लो दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता C1 है और दूसरे में C2 है। तो हम आपको पता है कि जो सांद्रता के आधार पर ऑर्डर तो चेंज हो नहीं सकता है और ना ही रेट कांस्टेंट चेंज होता है, बस क्या होती है, रिएक्शन चेंज होती है। तो ये एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। तो फर्स्ट और दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए आप रिएक्शन रेट का फॉर्मूला रख लेंगे ऊपर की तरह। जहाँ पे कंसंट्रेशन C1 है वहाँ C1 लिख देंगे, जहाँ कंसंट्रेशन C2 है C2 लिख देंगे। आप देख रहे हैं कि n मैंने सेम लिया है और Kn भी सेम लिया है। क्यों? क्योंकि ना तो ऑर्डर ना रेट कांस्टेंट सांद्रता के साथ परिवर्तित होता है, सिर्फ सांद्रता के साथ क्या परिवर्तित होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस जो डिफरेंशियल मेथड में ये करते हैं कि हम जो एक ही रिएक्शन करवाएंगे लेकिन उनमें है ना रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता अलग अलग कर देंगे, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। इसके आधार पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। अब 41 में को 42 में से हम माइनस कर देंगे तो हमें n का फॉर्मूला, आप देख रहे हैं ये हमें n का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो n के फॉर्मूले को मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट है उसमें से सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए रेट को माइनस कर देंगे और लॉग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कंसंट्रेशन माइनस सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए कंसंट्रेशन लॉग C2। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को याद कर सकते हो। आप स्लोप खींच के भी ये याद कर सकते हो। आप अभिक्रिया के वेग का मान व समय के बीच में आपने अगर वो खींचा, ग्राफ खींचा, तो उसके स्लोप से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। तो जो डिफरेंशियल मेथड है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम एक ही रिएक्शन लेते हैं लेकिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराते हैं जिनमें कि प्रारंभिक सांद्रता होती है वो अलग अलग होती है। फिर ग्राफ की सहायता से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद कर लेते हैं। अब ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड है जो कि आखिरी मेथड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड में आप इस कंसेप्ट को लगाएंगे कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है। ये प्रीवियस स्लाइड्स में मैं कई जगह ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसकी हम रेट ऑफ रिएक्शन में जो कंट्रीब्यूशन को नहीं कंसीडर करते हैं। इसी आधार पर ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन याद किया जाता है। ये विधि जनरली उन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होती है जिनमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं।
इस विधि में क्या करते हैं कि एक रिएक्टेंट को फिक्स कर लेते हैं और बाकी जो रिएक्टेंट होता है उनको एक्सेस में ले लेते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी रिएक्टेंट के संबंध में याद कर पाएंगे हम, क्योंकि बाकी जो एक्सेस में उसके संबंध में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद ही नहीं होगा। ऐसे करके हम एक बार में एक को फिक्स कर लिया, बाकी को एक्सेस में रख लिया, फिर दूसरे को फिक्स कर लिया, बाकी को एक्सेस में रख के हर एक रिएक्टेंट के संबंध में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद कर लेते हैं और फिर सबके संबंध में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद हुआ है उसको जोड़कर टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन याद कर पता चल जाता है। इसे निम्नलिखित एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। A, B, C मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। N1A प्लस N2B प्लस N3C ये मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जो इनका डिफरेंशियल जो रेट इक्वेशन है वो है dx/dt KCA N1 CB N2 C3 N3। तो अगर हम N1 N2 और N3 इनका मान याद कर ले तो हमें टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि जो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा N1 प्लस N2 प्लस N3 होगा। अब क्या करते हैं हम रिएक्शन के दौरान पहले A की तो वैल्यू फिक्स कर देते हैं और B और C को आधिक्य में ले लेते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो BC की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी और हमें A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंट के द्वारा। आपको A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चला तो वो आ गया N1 की वैल्यू। फिर हम B के को वैल्यू को फिक्स कर देते हैं और A और C को आधिक्य में ले लेते हैं, तो इससे हमें N2 पता चल जाएगा। फिर हम C को फिक्स कर देते हैं और AB को एक्सेस में ले लेते हैं, तो हमें N3 पता चल जाएगा। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 का हमें पता चला, तो इन तीनों को जोड़कर हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन याद कर लेंगे। तो ये मेथड जो है उसका जो प्रिंसिपल है वो वही है कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं वो अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करते हैं, उनका योगदान नहीं होता है रेट ऑफ रिएक्शन में। इस नीचे जो दिए गए एग्जाम्पल है उसको देखिए। सोडियम एसीटेट सिल्वर एसीटेट इसकी रिएक्शन सोडियम फॉर्मेट से कराते हैं, तो हमें ये देखना है कि जो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऐसा पाया गया कि सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन जब सोडियम फॉर्मेट के साथ कराते हैं तो अगर मैं सिल्वर एसीटेट को आधिक्य में ले लूँ, है ना, और मैं सोडियम फॉर्मेट के संबंध में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखूं तो वो 1 आता है। फिर मैं सोडियम फॉर्मेट को एक्सेस में ले लेती हूँ और सिल्वर एसीटेट को के संबंध में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखती हूँ तो वो 2 आता है। तो इससे हमें क्या पता चला, 1 + 2 हमने किया तो 3 आया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये रिएक्शन दी गई है इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 3 होगा। तो ये मेथड इजी मेथड है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक को फिक्स कर लो, बाकी को एक्सेस में ले लो, ऐसे करते जाओ हर रिएक्टेंट के लिए और फाइनली टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल लो। तो बच्चों आज का लेक्चर है उसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के मेथड्स देखे, 5 मेथड्स देखे जिनसे कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।